हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। CSIR नेट JRF का पेपर हो गया है और एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया है। अब आपको उम्मीद होगी कि कट ऑफ जल्दी से जल्दी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, बहुत सी कट ऑफ चल भी रही है यूट्यूब पर, खैर उनका अपना एनालिसिस है, मेरा अपना एनालिसिस है और मेरा एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चंस को हर बार की तरह 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इजी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मीडियम डिफिकल्टी के लेवल पर, और हार्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इजी क्वेश्चंस मैंने उन्हें कहा है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे और जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। एलिमेंट्री नॉलेज जिसमें आपकी वो चेक कर रहा था, वो थे इजी क्वेश्चन, उनको मैंने इजी की कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे थे और जिनमें एडवांस कॉन्सेप्ट पूछे गए थे या फिर जिनमें थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन थी, तो वो मैंने मीडियम की कैटेगरी में रखे हैं। मैं बताऊंगा भी आपको कौन से मीडियम में मैंने रखे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस की हिंट भी आपको दूंगा। और जिसमें डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, जहां पर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, जहां पर आपको फॉर्मूले मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही थी, जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही थी, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने हार्ड की कैटेगरी में रखा है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख भी देता हूं। जैसे मान लीजिए पहले हम इजी की बात करते हैं, तो जैसे इजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी का सवाल था, बहुत आसान सवाल है। हाइड्रोलिसिस का सवाल था, उसमें भी आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, टिन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो बहुत आसानी से वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म से चला जाता है। इसके अलावा स्टेरिक क्राउडिंग का पता होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। उसने मेटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे थे, कई जगह उसने माइक्रो स्टेट्स पूछी है। इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस की, बैरिस फ्लो रोटेशन पूछा है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो होमोल्यूमो पूछ लिया उसने, तो वो इजी की कैटेगरी में आता है। पायराजीन जीओसी का है, वो जीओसी का सवाल जिसमें उसने बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। टॉपोसिटी का सवाल पूछ लिया है, वो भी आसान की कैटेगरी में आता है। और वैसे अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो एसटीपी पूछ लिया उसने, बताइए गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के लिए एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है। क्रिस्टल लैटिस में उसने पूछ लिया किस तरह का क्रिस्टल लैटिस होगा, तो ये आसान सवाल ही है। इसके अलावा मीडियम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो कौन से मीडियम क्वेश्चन है, जैसे उसने निकल में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकल का उसने इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लिया है। NO2 की डायमराइजेशन, NO2 और NO की डायमराइजेशन पूछ ली है। OMC में डायमराइजेशन उसने पूछ लिया, जो कार्बोनिल का हेक्सा कार्बोनिल, क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स था, तो वो उसने पूछा। एकॉस्टिक इंटरेक्शन का सवाल है इनऑर्गेनिक में, तो वो मैंने मीडियम की कैटेगरी में रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC वाला है, IUPAC वाला एक OMC कपलिंग वाला है जिसमें रिंग बन रही थी, जबरदस्त सवाल था वो। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट था, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये मीडियम की कैटेगरी में मैंने रखे हैं। इसके अलावा अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 3F2 कॉन्फ़िगरेशन किस किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ सकती है, 3F2 टर्म सिंबल उसने ये पूछा था। एक्टिवेशन एनर्जी का सवाल था, HI का एक्टिवेशन एनर्जी। XRD का सवाल था, BCC, और वो उसने प्लेन दे रखे थे 211 और ये सब, और उसने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा हुआ था x² की। इसके अलावा थर्मो का वर्क और इंथैल्पी वाला सवाल था। इसके अलावा E0 वाला जो सवाल था, ये सब मीडियम की कैटेगरी में रखे हैं मैंने, और ये मीडियम ही सवाल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है और आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की हुई है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हार्ड की कैटेगरी में अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट स्पिन ओवर वाला जो सवाल था, जबरदस्त सवाल था। मास स्पेक्ट्रा, पैलेडियम, हेक्साफॉस्फीन वाला जो सवाल था। इसके अलावा एसिड हाइड्रोलिसिस जो उसने कर्व दिया हुआ था, अगर आप वो पढ़ के नहीं गए तो आप उसको छू भी नहीं सकते। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो फुलरीन वाला सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था फुलरीन C60 वाला। रेट्रो और एल्डोल वाला सवाल था, वो उसमें भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके अलावा पेरीसाइक्लिक वाला सवाल बहुत जबरदस्त थे, 2 सवाल थे पेरीसाइक्लिक के, दोनों ही शानदार थे, वो हार्ड की कैटेगरी में रखे हैं मैंने। इसके अलावा फिजिकल में अगर बात करें तो फोर्स कांस्टेंट वाला सवाल था, जिसमें आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, तभी आप फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के साथ उसका रिलेशन वाला। इसके अलावा इक्वलेंट सर्किट जिसमें पोलराइजेबल नॉन पोलराइजेबल पूछा हुआ था, वो आप कभी नहीं पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए था, वो हार्ड की कैटेगरी में आता है। हेट्रोन्यूक्लियर पूछा हुआ उसने, AB में सिग्मा डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, वो पूछा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा वाटर का उसने परमिटेड कॉन्फ़िगरेशंस पूछी हुई है, ये सब हार्ड की कैटेगरी में मैंने रखा है। तो अगर इस तरह से देखा जाए ना दोस्तों, तो फिर ऐसे में इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के 18 क्वेश्चंस ही हैं जो इजी की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा 22 क्वेश्चंस मीडियम और हार्ड की कैटेगरी में हैं। ठीक इसी तरह से 4 मार्क्स में अगर आप देखें तो 17 क्वेश्चंस ही इजी हैं। इसके अलावा 27 और 16 ये क्वेश्चंस मीडियम से हार्ड हैं। तो मतलब अगर मैं देखूं इनको अगर आप देखें तो फिर भैया ऐसे में
पूरे 100 क्वेश्चंस में से आप नेट के पेपर में क्या करते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केवल केमिस्ट्री की चर्चा चल रही है अभी, बाद में रीजनिंग की बात बाद में करेंगे। तो फिर ऐसे में 2 मार्क्स में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं और 4 मार्क्स में आपको 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आपको टोटल 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं 100 में से, और उन 100 में से 65 क्वेश्चन तो मीडियम से हार्ड हैं। तो भैया 65% तो पेपर मीडियम से हार्ड है, इसीलिए मैंने लिखा है पेपर डिफिकल्ट भी है और हाईली कॉन्सेप्चुअल भी है। हाईली कॉन्सेप्चुअल है, जबरदस्त है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उसने छुआ है ना, उसमें आपके दिमाग के तार उसने एकदम उलझा दिए होंगे। और 35 क्वेश्चंस ही आसान है, लेकिन अब वही बात है ना, 35 क्वेश्चंस, अब वहां पर टाइम बाउंड सिचुएशन है और आप 35 क्वेश्चन सेलेक्ट करें, ये भी बहुत बहुत मुश्किल होता है उस समय। तो फिर ऐसे में दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर हाईली डिफिकल्ट है, हाईली कॉन्सेप्चुअल भी है। और अगर मैं अब कट ऑफ की बात करूं ना, तो अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कट ऑफ जो जेआरएफ के लिए 108 से +-2 लिखी है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे लिखा, वो सब कैसे आया वो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, 2 मार्क्स में अगर आप देखें, इजी क्वेश्चंस देखें, इजी क्वेश्चन तो कितने 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन इजी हैं। तो मैंने आधे क्वेश्चंस, एवरेज बच्चा आधे क्वेश्चंस तो कर ही लेगा, अगर आसान सवाल है और 18 सवाल है तो उसमें आधे क्वेश्चन तो कर ही सकता है। तो 9 क्वेश्चंस भी अगर आप 2 मार्क्स के करते हैं आसान वाले, तो 18 मार्क्स आप यहां से कमा सकते हैं। और ठीक इसी तरह से यहां पर जो मीडियम से डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वो 22 है, तो मैंने इसका 1/3 किया। आप इसके अगर 1/3 भी करते हैं, अगर एक एवरेज बच्चा जो एवरेज तैयारी करके जा रहा है, अगर आप उसका 1/3 भी कर ले तो 7 क्वेश्चंस वो यहां से करेगा, मतलब 18 और 14 मतलब 32 मार्क्स तो वो बी पार्ट से कमा सकता है आसानी से। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं बिल्कुल, मैं कट ऑफ ऐसे ही मुंह उठा के ऐसे ही जारी नहीं कर रहा 108 से ऐसे चली जाएगी, ऐसे नहीं। ये देख लीजिए, इसमें 32 मार्क्स आप बी सेक्शन से कमा सकते हैं बहुत आराम से। और ठीक इसी तरह से अगर आप सी वाला पार्ट देखें तो 17 क्वेश्चन इजी थे, तो 17 में से अगर मैं इसका आधा कर दूं तो फिर 17 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप इसके ठीक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था मामला, तो आप 8 से 10 सवाल इसके कर सकते हैं, तो 40 मार्क्स तो आप इजी से कमा सकते हैं सी वाले पार्ट में। और ठीक इसी तरह से मीडियम और हार्ड की अगर बात करें 43 है, तो इसका 1/4 कर दिया है मैंने 43 का। तो यहां से भी आप लगभग यहां से भी आप 10 क्वेश्चंस का खेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे थोड़ा कम ही रखा है, मैंने 8 के अराउंड रखा है। तो 32 मार्क्स आप यहां से कमा सकते हैं। और ऐसे में 72 मार्क्स आप सी पार्ट से ले सकते हैं, एवरेज बच्चा, जो एवरेज तैयारी करके जा रहा है, ठीक है, जो अपना दिमाग खोल के गया वहां पर, वो इतना काम तो कर सकता है। बी और सी पार्ट से 104 मार्क्स कमा सकता है बहुत आराम से, एवरेज, ठीक है। जो ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहा है, दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ लेता है, जो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो इतना तो कर ही सकता है। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन मैं इतना ही मानता हूं, और इतना ही करते भी हैं बच्चे, इतना ही एवरेज चलता भी है। मतलब टॉपर की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर मैं टॉपर का एनालिसिस करूं तो टॉपर का भी मैं आपको बता देता हूं, टॉपर के मार्क्स तो मेरे हिसाब से 165 प्लस होने चाहिए इस एग्जाम में। जिसके 165 प्लस है तो वो टॉप 5 में है। तो टॉपर का एनालिसिस मैंने वैसे कर लिया था अपने हिसाब से, लेकिन हमें तो दिलचस्पी इन चीजों में है ना, इस कट ऑफ में दिलचस्पी है। टॉपर तो टॉपर ही है, वो 166 बनाए या 164 बनाए, उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। आप लोग तो मेजर जो ऑडियंस है वो तो इस पर रिलाई करती है, इसकी चर्चा करना चाहती है, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो फिर दोस्तों 4 से 6 मार्क्स, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे नॉर्मली ठीक कर ही लेंगे, तो यहाँ से भी आप 4 से 6 मार्क्स कमा सकते हैं। और ऐसे में 108 से 112 की रेंज बनती है, और इसी रेंज को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, 108 से +-2 106 भी हो सकते हैं और 110 भी हो सकते हैं। इसके ही आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, ये मेरा एनालिसिस कहता है। मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मेरा एनालिसिस पूरा ही सही हो सकता है ऐसा हो, क्या पता इससे कम भी हो जाए और क्या पता इससे ज्यादा भी हो जाए। जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था, पिछली बार भी हमारा एनालिसिस यही कह रहा था कि 106 107 तक जा सकती है, लेकिन कट ऑफ बहुत ही आगे चलेगी, 118 तक चलेगी। तो वैसे वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, उसका तो कारण मैं भी नहीं बता सकता क्यों ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, अगर पेपर लीक नहीं होते हैं, ठीक है, अगर कोई कहते हैं ना 60-गांठ नहीं है और पेपर फेयर हो रहे हैं, तो भैया फिर तो कट ऑफ यही रहनी चाहिए, इसी के आसपास रहनी चाहिए। मतलब अनएक्सपेक्टेडली 125 चली जाए तो भैया वो तो ना मेरे को हजम होगी ना आपको हजम हो सकती है। ये तो फिर एक अनयूजुअल बात हो गई, तो इसकी तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा। अपन उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेपर जेन्युइन है, पेपर जायज तरीके से हुआ है और फेयर मोड से लिया गया है, तो उसमें अगर ऐसा ही है तो फिर ये इस तरह की रेंज रहेगी। ये जेआरएफ की रेंज है आपकी, और ये आपकी एलएस की रेंज है, आप इसे देख सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी तो आप जानते हैं, वो तो हमेशा ही, उसके लिए तो मैं 50 लिख ही देता हूँ, उसके तो चाहे जेआरएफ हो चाहे नेट हो, उसके लिए 50 ही है मामला, उसको मैं वहीं पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, आप इसे देख सकते हैं, आप अपने नंबर मैच कर सकते हैं। और
इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है तो 2 क्वेश्चंस देखे थे मैंने। एक क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही था जिसमें वो मरकरी वाला था, हाँ आप उसको चैलेंज करिए, वो चैलेंजेबल है। उसने ज्योमेट्री पूछी है तो आपको स्टेरिक नंबर के थ्रू जाना होगा, वहां पर स्टेरिक नंबर काम करते हैं, वहां पर शेप में केवल आपके बॉन्ड पेयर काम करते हैं। लेकिन उसने ज्योमेट्री पूछी है तो ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों लेने होंगे, तो वो आप ऑब्जेक्शनेबल है, वो आप लगाइए। और हाँ एक वो था जिसमें उसने एंगल पूछा हुआ था, तो उसमें टेन इनवर्स भी चल रहा था और कॉस इनवर्स भी चल रहा था, वो वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, इसे शेयर कीजिएगा और अगर आपको और कुछ फीडबैक देनी है तो आप मुझे दे सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं रिजल्ट के बाद, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।